इस बार ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही एक बात हम हर साल सुनते हैं। इंडिया में दिल्ली का टेम्परेचर दिसंबर में 2 डिग्री पहुंच चुका है। कश्मीर में स्नोफॉल नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा और साउथ इंडिया अभी भी ह्यूमिडिटी के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। वहीं मुंबई में लोग अभी भी ऐसी जलाकर सो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात हमारे सामने बार बार आती है कि इस बार ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही नहीं बल्कि गर्मी में भी ये सुनने को अक्सर मिलता है कि इस बार गर्मी ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया या पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है जिसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली का टेम्परेचर 43 डिग्री है और मुंबई का टेम्परेचर 39 डिग्री है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह पर आपके लिए हीट को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। आप में से कई लोगों का जवाब यह होगा कि दिल्ली की 43 डिग्री सेल्सियस की हीट बर्दाश्त करना बॉडी के लिए ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मुंबई की 39 डिग्री सेल्सियस प्लस हाई ह्यूमिडिटी दिल्ली की 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मुश्किल है बॉडी के लिए बर्दाश्त कर पाना। क्योंकि मुंबई में ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से बॉडी स्वेटिंग के थ्रू खुद को कूल नहीं कर पाती। पसीना तो निकलता है लेकिन इवापोरेट नहीं हो पाता, बल्कि बॉडी से ही लगा रहता है। इस तरह से बॉडी हीट अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हार्ट और ब्रेन दोनों पर ही काफी ज्यादा लोड पड़ता है और मेंटल फोकस नहीं बन पाता। ब्रेन का यूज करके किए जाने वाले कामों में काफी इरिटेशन महसूस होने लग जाती है। वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या सच में विंटर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हेडलाइंस हर साल बढ़ रही है? साल 2019 दिल्ली में 118 साल का कोल्डेस्ट दिसंबर डे रिकॉर्ड किया गया। साल 2021 दिल्ली का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस था। 15 साल का कोल्डेस्ट दिसंबर डे रिकॉर्ड किया गया। साल 2023 नॉर्थ इंडिया ने कोल्डेस्ट जनवरी इन 10 ईयर्स रिकॉर्ड किया। कभी कोल्ड वेव अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देती है और कभी दिसंबर इतना वार्म हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ठंड आई है। चलिए इस बात को शुरू से समझते हैं कि कैसे सारा सिस्टम उल्टा पड़ गया है। कभी इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो कभी नॉर्मल से भी कम। ये जो एक्सट्रीम चेंजेस हो रहे हैं, क्या यह एक कोइंसिडेंस है या फिर एक चेतावनी? सबसे पहले शुरू करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, जो कि इंडिया के विंटर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। हालांकि इसके पीछे एक और चीज है जो इंडिया के वेदर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों को ही कंट्रोल करता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्लाउड्स प्लस मॉइस्चर का बड़ा सिस्टम होता है जो मेडिटेरेनियन सी के पास बनता है और फिर हवा के साथ साथ इंडिया तक ट्रेवल करता है। इमेजिन करो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर हवा एक लो प्रेशर बबल बनाती है। ये बबल हवाओं के साथ ट्रेवल करता हुआ टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया पहुंचता है। ये मूवमेंट एक कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है। थोड़ा मॉइस्चर, थोड़े क्लाउड्स और थोड़ी कोल्ड एयर साथ लेकर इंडिया में एंटर होता है और इंडिया में एंटर करते ही ये सबसे पहले इंडिया का विंटर वेदर डिसाइड करता है। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में बारिश। दिसंबर और जनवरी में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जो बारिश होती है वो मानसून से नहीं बल्कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। और ये एक ऐसी चीज है जो आपने अक्सर डेली लाइफ में लोगों को कहते सुना होगा कि ठंड आने से पहले एक बार जोर की बारिश जरूर होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और लोग इसको विंटर की स्टार्टिंग वाली बारिश बोलते हैं। वहीं किसान भी इस बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि गेहूं, सरसों, चना और जौ, ये सभी रब्बी क्रॉप्स को दिसंबर जनवरी की थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही इस बारिश को लेकर आता है। और साइंटिफिकली क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से जो दिसंबर में बारिश होती है उसके बाद ही टेम्परेचर सडनली गिर जाता है। नाइट्स और भी ज्यादा कोल्ड हो जाती है और इसका दूसरा इफेक्ट होता है कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में स्नोफॉल। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉइस्चर के रूप में हिमालय तक पहुंचता है तब वहां पर उस वक्त माउंटेन्स इस मॉइस्चर को स्नोफॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए शिमला की पहली स्नोफॉल, गुलमार्ग का स्नो सीजन, केदारनाथ, बद्रीनाथ की आइसी नाइट्स, ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शुरू हो जाती है। इसके बाद तीसरा इफेक्ट आता है कोल्ड वेव्स का ट्रिगर हो जाना, जिसकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद नॉर्थ इंडिया में हवा नॉर्थ वेस्ट से चलती है, जिसे हम पोस्ट WD कोल्ड वेव कहते हैं।
और यह कोल्ड वेव्स कितनी ज्यादा हाई हो सकती है, यह डिपेंड करता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस कितना स्ट्रैंग है। और इसी के साथ फोर्थ इफेक्ट यानी कि फोग फॉर्मेशन शुरू होता है। एक्चुअल में फोग बनता कैसे है? जब हवा बहुत ठंडी हो, मॉइस्चर हाई हो, हवा बहुत हल्की चल रही हो, ग्राउंड बहुत जल्दी कूल हो रहा हो, ये तीन कंडीशंस जब एक साथ मिलती है तब फोग बनने लग जाता है। और ऐसा ही होता है जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस अपने साथ मॉइस्चर लेकर आता है। ये मॉइस्चर कोल्ड एयर के साथ मिक्स हो जाता है और दिल्ली पंजाब में काफी डेंस फॉग बनाता है। और बस रेलवे फ्लाइट वगैरह डिले होने का सबसे बड़ा रीजन यही एफजी होता है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस स्ट्रॉन्ग होता है तो सर्दी का मजा डबल हो जाता है, और यही वेस्टर्न डिस्टरबेंस अगर वीक है तो विंटर वीक लगने लग जाती है। जैसे कि इस साल तो सर्दी ही नहीं पड़ी, कश्मीर में स्नोफॉल बहुत कम हो रहा है, दिल्ली में ठंड काफी देर से आ रही है, फोग कम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समझ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया का वेदर सिर्फ वेस्टर्न डिस्टरबेंस ही डिसाइड नहीं करता। अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी डब्ल्यूडी इतना इंपॉर्टेंट विंटर कंट्रोलर है, तो फिर हर साल ये इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्यों होता जा रहा है? और इसका आंसर हमें इंडिया में नहीं मिलता। ये शुरू होता है इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर पैसिफिक ओशन में, जहां पर एक इनविजिबल क्लाइमेट इंजन चलता है जो एक साल दुनिया को हीट वेव्स देता है और अगले साल एशिया को एक्स्ट्रा कोल्ड वेव्स, और जिसे साइंटिस्ट कहते हैं एल नीनियो एंड लानिया। अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस इंडिया के विंटर का रिमोट कंट्रोल है, तो एल नीनियो और लानिया उस रिमोट का मास्टर स्विच। असली मिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक धरती के क्लाइमेट को बदल चलने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी नेचुरल फिनोमिना है। क्योंकि सबसे पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज का रिलेशन। धरती अपने एक्सिस पर घूमती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, गर्मियां और सर्दियां आती हैं। लेकिन इस नेचुरल साइकिल के बाद अगर दुनिया के वेदर पर कोई सबसे ज्यादा असर डालती है तो वो है एल नीनियो एंड लानिया। सबसे पहले समझते हैं लानिनिया, जिसकी वजह से ठंड आती है। ये कहानी शुरू होती है पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन एशिया और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। पैसिफिक ओशियन सिर्फ समंदर ही नहीं, बल्कि ये दुनिया का वेदर कंट्रोलर है। और इस पैसिफिक ओशियन का बिहेवियर जब जरा सा भी बदल जाता है तो इंडिया की सर्दी, गर्मी और बरसात सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी सिस्टम का दूसरा और बहुत पावरफुल फेस होता है लानिया। लानिया अर्थ के क्लाइमेट की नेचुरल साइकिल का ही हिस्सा है। ये आमतौर पर 3 से 7 साल के गैप में दिखाई देती है। अगर एलेनिया को हम ग्लोबल हीटर कहें तो लानिया को हम ग्लोबल कूलर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझने में मदद करेगा। एक बड़ा बकेट है, उसके साइड में एक फैन चल रहा है। उस बकेट के अंदर जो पानी है वह गर्म है, तो इस साइड से जो हवा जाएगी वह गर्म होकर जाएगी दूसरी ओर। और अगर बकेट में पानी ठंडा है तो एक साइड से हवा जाएगी, दूसरी ओर तक नॉर्मल या ठंडी होगी। अब जरा सोचिए कि पैसिफिक ओशियन एक बहुत बड़ा बाथ टब है जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है, और इस बाथ टब के ऊपर हवाएं चलती हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये ट्रेड विंड्स ज्यादातर ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, यानी साउथ अमेरिका से एशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसकी वजह से अर्थ का रोटेशन होता है, जिसे आप स्कूल में कोरियोलिस इफेक्ट के नाम से पढ़ चुके हैं। नॉर्मल सिचुएशन में ये ट्रेड विंड सरफेस का गर्म पानी पैसिफिक के वेस्ट साइड यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के पास धकेल देती है, और साउथ अमेरिका के पास समंदर के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग। नीचे से ऊपर आने वाला पानी ज्यादा ठंडा होता है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, इसलिए साउथ अमेरिका के पास फिशिंग भी अच्छी होती है। अब समझते हैं कि लानिया इवेंट कैसे होता है। लानिया तब होता है जब सोचो आप बाथ टब में पानी को और जोर से एक तरफ धकेल रहे हो, जिसकी वजह से गर्म सरफेस वाटर और ज्यादा वेस्ट पैसिफिक की तरफ चला जाता है और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक और ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब वो फेलिंग और ज्यादा स्ट्रैंग हो जाती है, यानी नीचे का ठंडा पानी और तेजी से ऊपर आने लग जाता है, और पैसिफिक ओशन का बीच का हिस्सा नॉर्मल से ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। इसी को साइंटिस्ट कहते हैं लानीमिया कंडीशन। अब एक बेसिक रूल समझते हैं कि गर्म या ठंडा पानी वेदर को कैसे बदलता है। पानी अगर गर्म है तो ज्यादा इवापोरेशन होगा और ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे। जब ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश भी ज्यादा होगी।
इसी तरह से अगर पानी ठंडा है तो इवापोरेशन भी कम होगा और क्लाउड्स भी कम बनेंगे। लानिनिया में गर्म पानी ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के पास होता है, इसलिए वहां ज्यादा क्लाउड्स बनते हैं, ज्यादा बारिश होती है और फ्लड का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि पैसिफिक ओशियन तो हजारों किलोमीटर दूर है और उसका इफेक्ट इंडिया के वेदर पर कैसे पड़ सकता है। इसका जवाब यह है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जब पैसिफिक ठंडा होता है, ग्लोबल हवाओं का प्रेशर सिस्टम चेंज हो जाता है, जेट स्ट्रीम्स अपना रूट बदल लेती हैं और यह इफेक्ट इंडिया तक ट्रैवल करता है और इसे कहते हैं टेलीकनेक्शन। ला निनिया के दौरान इंडियन मानसून ज्यादा स्ट्रैंग हो जाता है, ज्यादा बारिश होती है, कभी कभी ज्यादा फ्लडिंग भी हो सकती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा एक्टिव हो जाती है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा विंटर और ज्यादा रेनफॉल, हिमालयज में हैवी स्नोफॉल, कोल्ड वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सीवियर सर्दी और एफिगी ज्यादा डेंस हो जाता है। और इसीलिए लानिया के पीरियड में लोग अक्सर कहते हैं कि इस बार ठंड हद से ज्यादा है। लानिया कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद 6 महीने से एक आरएच साल तक भी चल सकती है और कभी कभी तो बैक टू बैक लानिया ईयर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि साल 2020 से साल 2022 के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड फ्लड्स, साल 2020 से साल 2022 के बीच बैक टू बैक लानिनिया ईयर्स आए और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिक फ्लडिंग हुई। कई जगह वंस इन 100 ईयर्स फ्लड लेवल क्रॉस हुआ, क्योंकि लानिनिया में वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के पास जम जाता है और वार्म वाटर का मतलब है ज्यादा इवापोरेशन। ज्यादा इवापोरेशन होता है तो ज्यादा क्लाउड्स भी बनते हैं और फिर हैवी रेनफॉल होता है जो कभी कभी फ्लड का रूप ले लेता है। अब लानिनिया का मतलब ये नहीं कि हर साल हर जगह सेम इफेक्ट ही होगा, क्योंकि वेदर प्रोबेबिलिटी पर चलता है, न कि गारंटी पर। इंडियन ओशन, आर्कटिक विंड्स, लोकल फैक्टर्स, ये सब मिलकर फाइनल वेदर डिसाइड करते हैं। अब समझते हैं एल निनो। जिस तरह से आपने देखा, लानिनिया में ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पैसिफिक के बीच ठंडा हो जाता है और इंडिया में ज्यादा बारिश और ज्यादा ठंड देखी जाती है। उसी तरह से एल निनो में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है और पैसिफिक के बीच गर्म हो जाता है और इंडिया में मानसून वीक हो जाता है और विंटर वार्म हो जाता है। साल 2019 से साल 2020 के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया की डिवास्टेटिंग बुश फायर हुई थी, जिसमें मिलियंस संगीत ऑफ हेक्टेयर्स तक फॉरेस्ट जल गए थे, हजारों घर डिस्ट्रॉय हुए थे, क्रोज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का लॉस संगीत हुआ था। पूरी दुनिया ने इमेजेस देखी थी रेड स्काई और बर्निंग फॉरेस्ट की। लेकिन ये बुश फायर्स हुई थी एल निनो के दौरान, जब ड्राई कंडीशंस डोमिनेट कर रही थी। और साइंस एंगल से अगर देखा जाए तो एल निनो एक ड्राई फेस है। इसमें रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम का मतलब हुआ वेजिटेशन सूखा, सूखी घास प्लस फॉरेस्ट प्लस हीट वेस्ट, मतलब वाइल्ड फायर का रिस्क हायर। पूरी तरह से फ्यूल रेडी था, बस एक स्पार्क चाहिए था। एल निनो और लानिया एक ही सिस्टम के दो ऑपोजिट मोड्स हैं, इसीलिए साइंटिस्ट दोनों को मिलाकर बोलते हैं एनसो। एनसो का मतलब एल निनो सदर्न ऑसिलेशन। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने यह नहाने के बारे में बात लेने के बारे में, ठंड में आपको बात लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में कोई बात हुई थी। और बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे कि ठंड में अगर आप बात, नया रिसर्च क्या आया है क्या कि रोज नहीं लेते हैं, अगर आप ठंड में नहीं नहाते हैं तो ये डिगस्टिंग है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर आप बात नहीं लेते हैं तो ये काफी डिसिप्लिन भी है। पता है नया रिसर्च क्या आया है क्या, कि रोज नहीं नहाना चाहिए। अब बात यहाँ पर सिर्फ मनोज वाजपेयी की नहीं है, बात यहाँ पर है कि ठंड में आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। साइंस ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप अगर ठंड ज्यादा है तो एवरीडे आपको बात लेना जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक बाथ फॉर द एंटायर विंटर्स। आप पूरी सर्दियों के लिए भी आप नहीं नहाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको अल्टरनेट डेज या फिर ट्वाइस अ वीक आप हफ्ते में 2 बार नहा सकते हैं, अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक केयर। और अगर कंटिन्यूअसली ठंड बनी हुई है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने जो ड्रेसेस हैं उसको कंटिन्यू ना पहने, आप अपने अंडरगारमेंट्स रेगुलरली चेंज करते रहें। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं दैट यू हैव टू टेक केयर। आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। अगर ठंड कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हो रही है तो आप अपनी कार में हीटर्स वगैरह ऑन ना करें। अपने क्लोज्ड रूम में हीटर या कोल का इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है
और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सराउंडिंग अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से पॉइजनिंग का रिस्क पहुंच जाता है और बहुत सारी डेथ भी आपको विंटर्स में इसी वजह से देखने को मिलती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ठंड से बचने के चक्कर में आप अपने सराउंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट कर दें, जिसकी वजह से आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि अगर पैसिफिक ओशन हजारों किलोमीटर दूर रहकर इंडिया की वेदर यानी सर्दी, गर्मी और बरसात को कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसी और कौन सी इनविजिबल चीजें होंगी जो हमसे हमारी जिंदगी को बिना पूछे ही कंट्रोल कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपको वही लेकर जाएगी जहां बहुत सारे सवाल उठते हैं और जिनका जवाब आपको हर वीडियो में साइंस, लॉजिक और प्रूफ के साथ